हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में। क्योंकि जैसा वुमेंस डे वीक है ये पूरा, तो हम ऐसे ही एक वुमेन से आपको मिलाएंगे और बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को एकत्रित किया और उन्हें समझाया कि क्या वुमेंस राइट्स होते हैं, क्या उनके लिए ज़रूरी होता है, क्या सही है, क्या गलत है। बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर उन्होंने रोक लगवाया और काफ़ी ऐसी किशोरी लड़कियां हैं जिन्होंने उन्हें मोटिवेट किया और आज अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मिलवाएंगे हम ऐसी ही महिला से और बात करेंगे सशक्तिकरण के बारे में। आगे जो भी कहानी है हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्ते, मैं इंदिरा हूँ, इंदिरा पंचोली। मैं 58 इयर्स की हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र शोधकर्ता हूँ। मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट काम करती हूँ। देश भर में अलग अलग राज्यों में मैंने महिलाओं से जुड़े हुए विषय और लार्जर जो डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं उससे जुड़े हुए विषयों के ऊपर शोध किया है। मैं एक डॉक्यूमेंटेशन पर्सन भी हूँ, तो मैंने बहुत सारे अनुभवों का डॉक्यूमेंटेशन किया है, रिपोर्ट्स लिखे हैं और मैंने कुछ शोध सरकार के लिए भी किए हैं। तो मेरा जो ज़्यादातर शोध है वो डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े हुए मुद्दों पर है, सोशल मुद्दों पर है, सोशल चेंज के मुद्दों पर है और ख़ासकर मैं मानती हूँ कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, मैं नारीवादी हूँ। तो बहुत सारा मेरा एक जेंडर पर्सपेक्टिव के साथ में, एक नारीवादी पर्सपेक्टिव के साथ में मेरा काम रहा है। मैं जो है इंटरजेनरेशनल काम है, महिलाओं के साथ काम करना मैं प्रेफर करती हूँ और मेरा ज़्यादातर काम महिलाओं के साथ है। जो इंटरजेनरेशनल काम है महिलाओं के साथ भी काम रहा है और मैं आजकल में मेरा बहुत फोकस युवा और किशोरी लड़कियों के ऊपर है। और मुझे लगता है कि मैं मानती भी यही हूँ कि हम जब महिला मुद्दों के बारे में बात करते हैं तो हमारा लाइफ टाइम के जो मुद्दे हैं, लड़की के पैदा होने से लेकर के हमारे बुढ़ापे तक और मृत्यु तक के, उन सारे विषयों को सामाजिक विषयों के अंदर देखते हुए उसके बारे में लिखना, बातचीत करना, एक डिस्कोर्स बनाना और महिलाएं सशक्त कैसे हों इसके बारे में चिंतन करना। साथ में ये भी कि महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया क्या होगी उसके ऊपर काम करना। ये जो जर्नी है आपकी, जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के है, जहाँ पे आपने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ काम किया है, तो ये शुरू कहाँ से हुआ? मतलब कब आपको यूँ लगा कि मतलब इस बारे में कुछ करना चाहिए? आपकी एजुकेशन वगैरह जो हुई है उस हिसाब से मतलब आप रूरल इंडिया कैसे पहुंच गए? तो इस जर्नी के बारे में हम पूरे बात करेंगे। ज़रूर। तो उस बारे में बताइए। तो कैसे आप पहुंचे वहाँ तक? जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि ये एक जर्नी के बारे में हम बात करें, तो ये अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे नहीं होता है कभी लाइफ में, या शायद होता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में कि वो एक बार में तय करते हैं कि मुझे ये करना है। तो मेरे लाइफ में एक अच्छी बात ये थी कि मैंने ये तय नहीं किया कि मुझे क्या करना है। मुझे ये था कि मुझे एक्सप्लोर करना था। और मैं ये बचपन से ही, मुझे जब मैं किताबें पढ़ती थी, मुझे याद है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 या 8 या 10th, जब किताबें पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता था मुझे इसके बारे में और जानना है, मुझे इसके बारे में भी और जानना है। तो मेरे इंटरेस्ट बहुत डाइवर्स थे और कहीं भी फोकस नहीं था। और मुझे लगता है कि ये जो विविधता थी वही मुझे इस रास्ते पर आगे ले जाने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। और मुझे हर जगह लगता था मुझे घूमना बहुत है, मुझे लोगों से मिलना है, लोगों के साथ बातचीत करनी है। मुझे शायद ह्वेनसांग के बारे में जब पढ़ा, जो चीनी एक ये था जो हम मानते हैं कि नालंदा में पढ़ने के लिए आया चाइना से चल करके, और वो पैदल चल करके आया, तो जब उसके बारे में पढ़ा तो मुझे बड़ी अट्रैक्ट की उसकी कहानी कि लोग सीखने के लिए यात्राएं करते हैं, लोग दूर दूर जाते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। तो मुझे बस ये लगता था कि मुझे काफ़ी घूमना है, चीज़ें देखनी है, समझनी है। तो मेरी जर्नी तो यहीं से शुरू हुई। और महिलाओं के लिए काम करना है जब आप ये कह रहे हैं, तो ये मुझे महिलाओं के लिए काम करना है, शायद बाद में ये तय होते गया। और अभी भी मुझे लगता है कि सिर्फ महिलाओं के लिए काम करना है काफ़ी नहीं है। मुझे ये ज़रूर लगता था अपने अनुभव से, मेरे अपने निजी अनुभव से, कि मेरे पे कई तरह की रोक टोक थी। जैसे जब मैंने किताबें पढ़ के मुझे लगा कि मुझे घूमना है काफ़ी, पर मैं घर से बाहर निकलना मेरे लिए निषिद्ध होता था। और उसमें एक जो सबसे बड़ी बात आती थी वो ये आती थी कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है।
और आपके साथ कुछ भी हो सकता है, हिंसा हो सकती है। तो घर में हमेशा एक डर रहता था जब लड़की घर से बाहर जाती है, मैं बाहर जा रही हूँ और मैं वापस कब आ रही हूँ, मैं कब बाहर जा रही हूँ, मुझे क्या कपड़े पहन के बाहर जाना है, मुझे कैसे अपीयर होना है जब मैं बाहर जा रही हूँ लोगों के सामने। इस तरह की चीज़ों में बेहद रोक टोक थी फैमिली की तरफ से। फैमिली में था ये कि हमें किस तरह से अपीयर होना है वो भी बड़ा क्लियर है, कपड़े क्या पहन के जाने ये भी बड़ा क्लियर है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता था कि समाज में ऐसे क्या चल रहा है कि हमारे को इतनी रोक टोक मिल रही है। और जब भी मैं बाहर जाती थी, मेरे पिताजी ने मुझे ये माहौल तो ज़रूर दिया कि हम काफ़ी किताबें, हमारे घर में बहुत किताबें होती थी, तो जो प्रिविलेज औरों के पास नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक गांव से निकले हुए व्यक्ति थे और वो बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने पढ़ाई की थी। उनका भी बाल विवाह हुआ था, मेरी माँ 13-14 साल की उम्र में आ गई थी, मेरी माँ 15 साल की उम्र में माँ बन गई थी, 15-16 साल की उम्र में। और मेरी माँ ने कई जगह पर काम किया जिससे मेरे पिताजी भी पढ़ पाए और मेरे पिताजी ने मेरी माँ को पढ़ने में हेल्प की। तो घर में मुझे ये धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि मेरे माता पिता भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और हमको किस तरह से वो अपने स्ट्रगल के साथ बड़ा कर रहे हैं। और बाद में मेरे पिताजी एक कॉलेज में लेक्चरर बने, लेकिन उससे पहले उन्होंने भी बहुत सारे ये वो काम किए, प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, रात रात भर जगते थे, अखबार छापते थे, वो ट्यूशन पढ़ाते थे, मतलब उन्होंने खुद ने भी काफ़ी काम किया। और मेरे दादाजी खेतीहर व्यक्ति थे, वो नहीं चाहते थे मेरे पिताजी बाहर निकले, वो चाहते थे कि वो घर में ही खेतीबाड़ी कौन देखेगा, तो ये अगर ज़्यादा पड़ जाएगा तो खेती नहीं करेगा। तो उनका पिता और बेटे के बीच का भी एक स्ट्रगल था, तो उसके बारे में घर में हर वक्त बात होती थी। दादाजी आते थे और वो मेरे पिताजी डांट खाते थे उनसे कि तू क्या अपने आप को बड़ा बाबू बना रहा है, चल के खेत है, तेरे जैसों को तो खरीद लें 10 आदमियों को हम, हमारे पास तो खेती बाड़ी है। पर मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि क्योंकि मेरे दादाजी के पास पैसे थे खेती ज़्यादा होने से, तो वो पैसे उधारी पे देते थे और उसका सूद आता था। और मेरे पिताजी, मुझे नहीं पता कैसे, पर वो सूदखोरी के अगेंस्ट थे और वो सूदखोरी के खिलाफ थे। तो उनके बीच में काफ़ी ये बात होती थी कि उनको मेरे दादाजी का एक पैसा भी नहीं चाहिए, मेरे पिताजी ने कहा, क्योंकि वो उधारी से जो सूद आता है उसका पैसा है और वो मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ। उनका ये कहना था कि वो अपनी पिता की प्रॉपर्टी को हाथ में लें और उसी को आगे बढ़ाएं, वो नहीं चाहते थे। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत बैकग्राउंड तो वहाँ से भी बन गया। वहाँ से आपका मतलब ये सारा कुछ जर्नी स्टार्ट हुआ था, मतलब शुरू से ही, मतलब फैमिली से मतलब स्टार्ट हुआ, ये कह सकते हैं हम लोग। यही सवालों ने आपको बाहर एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर तो नहीं कह सकते, मतलब एक्साइट किया, पुश किया, एक्साइटेड किया आपको कि बाहर जानना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो इन्हीं बीच फिर जब ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, तो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था आपके बारे में, ये कुछ 1984-87 में आपने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कुछ 75 महिलाओं को इकट्ठा किया और फिर उनसे आप लोगों ने कुछ एक बुक पब्लिश की थी, महिलाओं के शरीर की कहानियां करके। तो इस बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी इकलौती संतान थे, वो एक ही बेटे थे, हालांकि हमारी एक बुआ, ये 2 भाई बहन थे, लेकिन मेरे पिताजी के ऊपर बहुत प्रेशर था कि उनको कोई ना कोई घर का वारिस पैदा करना है, तो वो लड़का होना चाहिए। और हम हो गए 5 बहनें उस चक्कर में। तो ये भी चीज़ थी कि लोग हमको ताने देते थे, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने जुलने वाले हमको हर वक्त कहते थे कि इतनी सारी लड़कियां 1-1 लाख रुपए की पैदा कर दी है तुमने। तो मेरी माँ के जीवन को ही वो एक तरह से नकारते थे कि ये महिला किस तरह से और केवल लड़कियां पैदा कर रही है। तो मेरी माँ को भी बहुत ताना सुनना पड़ा। तो जैसे कि आप किताब के बारे में पूछ रहे हैं कि इसी तरह की पूरी उथल पुथल में हमने MA किया और मैंने ये तय किया था, जब मैंने स्कूलिंग पास की, मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी और गर्ल्स स्कूल के बाहर काफ़ी लड़के छेड़छाड़ करते थे और लड़के खड़े रहते थे, मंडराते थे, कमेंट्स पास करते थे। हमको बहुत ही ये सिखाया गया था कि हमको सीधे जाना है, सीधे आना है। तो ये उस टाइम पे भी थी, मतलब 80, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा थी। लड़कियों को उठा के ऑटो में रख के ले जाते थे लड़के, इतना मतलब इतना था, बहुत एक तरह का। हाँ, लड़कियों के ऊपर मुझे खुद को अजमेर में याद है कि किसी को ले गए और उसके साथ कुछ घटना घट गई और फिर वो लड़की वापस आ गई। फिर लड़की कभी दिखी नहीं आपको, आपकी नज़र में नहीं आई, क्योंकि हमें नहीं पता पेरेंट्स ने उसको कहाँ भेज दिया। 1975 का जो साल था वो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित हो चुका था।
उससे पहले अगर 8 मार्च के कॉन्टेक्स्ट में आप कर रहे हैं तो मैं ये बताऊंगी कि 8 मार्च जो महिला दिवस होता है वो इस याद में होता है कि महिलाओं ने मार्च में 18वीं शताब्दी में, जब पूरा 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, दुनिया में पहिए का विकास हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, तो बड़े पैमाने पर औरतें इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आ गई थी और कपड़ा मिलों में हज़ारों औरतें काम करती थी। ये मार्च के महीने में उन हज़ारों औरतों ने एक शिकागो में मार्च निकाला था इस बात को लेकर के, हाँ, क्योंकि वो जो है उनके काम के 18-18 घंटे होते थे, छोटे छोटे कमरे में पास बैठकर वो कपड़ा निर्माण का काम करती थी, तो उनको बहुत तरह की बीमारियां होती थी, वो बच्चों को देख नहीं पाती थी, औरतों की अपनी जो ज़रूरत है प्राइवेसी नहीं थी उसके लिए, तो उन्होंने ये मार्च निकाला और उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि हमारे काम के घंटे तय किए जाएं, वेतन पूरा दिया जाए, छुट्टियां हो और हमारे कार्यस्थल महिलाओं के लायक बने। और उसके बाद एक दौर आया जब महिलाओं ने वोट का अधिकार मांगा। अगर आप जाने कि जब ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था शुरू हुई, वोट का अधिकार हुआ, तो पहले केवल पुरुष वोट देते थे, फिर बाद में ये आया, औरतों ने ये आवाज़ उठाई, मतलब औरतों को कुछ भी चीज़ अपने आप से नहीं मिली है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई, वोट के अधिकार की लड़ाई 20 साल लड़ी। कुछ कंट्रीज़ ने दे दिया, कुछ कंट्रीज़ ने नहीं दिया। अभी पिछले कुछ दशक पहले तक पाकिस्तान में 2 महिला का वोट 1 पुरुष के वोट के बराबर माना जाता था। इंडिया में भी वोट का अधिकार बहुत लेट आया, ऐसा नहीं था कि साथ में आ गया। तो ये सारे मुद्दे फिर बहुत बड़े अकाल पड़े थे, तो उस समय में महिलाओं ने, आज हम राइट टू फूड की बात करते हैं, उस समय में उन्होंने रोटी के अधिकार को लेके बात उठाई। उस समय के अगर हम क्रांतिकारी गीत देखें तो इतनी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी हो गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में कि उस समय में रोटी के अधिकार की बात भी उठानी पड़ी। तो ये सारे बातों के चलते हुए एक समय आया 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया और बाद में 75 से 85 अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक था। उस महिला दशक में कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हुए जिसमें भारत ने साइन किए और भारत को भी महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना था, तो उन्होंने ये महिला विकास कार्यक्रम शुरू किया और राजस्थान पहला राज्य था जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ कि महिलाओं को फोकस करके पहला कार्यक्रम आया। हमारे आज़ादी के बाद भी महिलाओं के बारे में बात हुई है, नेहरू ने कुछ हद तक बात की थी और उन्होंने ये कहा था महिलाओं का नॉमिनेशन करके उनको राजनीति में लाना चाहिए। तो जहाँ पर चुनाव होते थे, चुनाव में पुरुष ही आते थे, लेकिन कोई ना कोई महिलाओं को नॉमिनेट करके ले आया जाता था, खुली चुनावी प्रक्रिया में महिलाएं नहीं आती थी। तो ये एक दौर था जब कि महिलाओं के नॉमिनेशन को लेकर के भी सवाल उठाए गए और अगर आप देखेंगे 1994 तक 23 तक आते हुए तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ और 72वां संविधान संशोधन आया। महिला पंचायती राज व्यवस्था में 33% आई और अभी 50% आती हैं। इसके बीच में जो है महिलाएं, अब 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए राजनीति में, लेकिन अभी भी विधानसभाओं और लोकसभाओं में आरक्षण नहीं है। तो ऐसे दौर में 1984 में जब महिला विकास कार्यक्रम शुरू हुआ तो गाँव की एक एक महिला को साथी चुना गया। राजस्थान में अजमेर जिले में 80 साथिनों के साथ 8 पंचायत समितियां थी। हर पंचायत समिति में 10 साथिन है, हर साथिन के ऊपर एक प्रचेता जो सुपरविजन करती थी। ऐसे करके ये 90 औरतों का एक पूरा पूल था जिनको एक महीने की लगातार ट्रेनिंग दी गई कि हम सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं तो सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या चीज़ें आवश्यक होगी, समाज का विश्लेषण कैसे करेंगे, कौन से मुद्दे उठाएंगे, उन मुद्दों को कहाँ ले जाएंगे। तो मैं भी इस प्रोग्राम का पार्ट थी, मैंने MA किया और मैं इस प्रोग्राम में ज्वाइन की। तो आपकी जर्नी पर्टिकुलरली वहाँ से मेरी शुरू, मतलब अगर कहें तो वहाँ से बिल्कुल, जहाँ मतलब आप बिल्कुल, कर रहे हैं। हाँ, वो अपने शरीर के बारे में, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते भी, एक इंसान होने के नाते भी हमारा शरीर हमारा हक होना चाहिए। उसके बारे में कोई भी फैसला करना हो कि मुझे एक बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी है, मुझे किससे शादी करनी है, अगर मेरी शादी होती है तो मुझे कितने बच्चे चाहिए, ये सरकार तय करेगी या हम खुद तय करेंगे, और हमारे बच्चे किस तरह से बड़े होंगे ये कौन तय करेगा। तो हमारा ये था कि स्टेट की जो भूमिका है, राज्य की भूमिका, वो हमारी ज़िंदगी में कितनी होगी, कितनी कंट्रोल करने वाली होगी, कितनी हमें डिसीजन मेकिंग की स्वतंत्रता होगी कि नहीं होगी। इन मुद्दों के आधार को रख के हमने औरतों के लिए एक सिंपल सादी किताब निकाली, शरीर की जानकारी। और इसमें जब हमने शरीर की जानकारी की बात की है तो इस किताब में हमने इस पॉलिटिक्स की भी बात की है
कि हमारे परिवार में जो पितृसत्ता है, जो पुरुष हैं, वो किस तरह से हमको, हमारे श्रम को, हमारी प्रजनन की क्षमता को और हमारी यौनिकता को इस्तेमाल करते हैं, और उसके ऊपर हमारा अपना कोई निर्णय क्षमता नहीं है। तो ये करके हमने इस किताब को बनाया था। ये किताब औरतों के हाथ में गई, इससे औरतें बड़ी एम्पावर महसूस हुई और औरतों को लगा कि ये जानकारी हमें पुरुषों के साथ भी बांटनी चाहिए। तो ये किताब उस कॉन्टेक्स्ट में बनी थी, जो ये कॉन्टेक्स्ट था अकाल का और उस समय के दमन का, और इसका ही प्रभाव था कि सरकार को ये किताब अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब लोग जानकार होते हैं तो लोग सरकार की पॉलिसी पे सवाल उठाते हैं। लोगों ने उनके जो वो नसबंदी जबरन कर रहे थे उस पर सवाल उठाए। जो जबरन नसबंदी के अलावा जो मिनिमम ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं स्वास्थ्य को लेके, जैसे आप एक टाइम पर उस मशीन से जो नसबंदी का उपकरण है उसको आपको बॉईल करना पड़ता है दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो बॉईल नहीं किया जा रहा था। एक ही उपकरण से आप पूरे दिन में अनहाइजीनिकली 50-50 लोगों की नसबंदी कर रहे थे। लोगों को लाके कमरे में बंद रखा जाता था और स्कूल के कमरे हायर किए हुए थे, वहाँ कैंप लगते थे। उन कैंप में वो सिर्फ स्ट्रेचर है, खुली जगह है, कचरा पड़ा है पास में, कोई हाइजीन का ध्यान नहीं है। उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि हाइजीन और अनहाइजीन क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। लोगों को तो नहीं पता था, लेकिन जो करने वाले हैं मेडिकल विभाग, उनको पता था। लापरवाह थे वो। लापरवाह भी नहीं थे, शायद उनको नंबर्स बहुत ज़्यादा करने थे, टारगेट्स बहुत ज़्यादा करने थे, और वो ये चाहते थे कि वो टारगेट हासिल करें। और उनके मन में जो गरीब लोग हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उसको लेकर एक बड़ा गैप है ही अर्बन और रूरल के अंदर, कि अर्बन वाले सोचते हैं, अर्बन एरिया में रहने वाले, कि हम ज़्यादा शिक्षित हैं, हम होशियार हैं। रूरल एरिया में रहने वाले लोग बिल्कुल अनपढ़, गंवार और कुछ नहीं समझने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी को हम ही ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब हम गांव में गए, मैं खुद गांव में गई, तो मैंने जितनी चीज़ें इन महिलाओं से सीखी है उतना ज्ञान मुझे मेरे पाठ्य पुस्तकों से नहीं मिला था। ये मैं आपको, हमने महिलाओं से कहा, ये महिलाएं अनपढ़ थीं और इनको जानकारी देनी थी, तो हमने पूछा उनसे कि तुम जो है इस जानकारी को कैसे दोगी। तो वो चित्र बनाती थी, उन्होंने ड्राइंग की है, उनके बनाए हुए ड्राइंग को उठा के हमने ये मॉडिफाई किए हैं ड्राइंग। अगर आप देखेंगे उनके ड्राइंग्स को उठा के वो महिलाओं के, पुरुषों के चित्र कैसे बनाती हैं। हमने उनसे पूछा कि जो पूरा माहवारी आती है, वो माहवारी का आप कोई रिकॉर्ड रखते हो क्या? आप ताज्जुब करेंगे, जिनको लोग अनपढ़ गंवार समझते हैं, वो औरतें अपना माहवारी का रिकॉर्ड रखती थी। उन्होंने हमें बताया कि वो घर के दरवाजे के पीछे कोयले से वो चांद और अमावस के बीच में वो रखती है कि पूनम के कितने दिन बाद मुझे माहवारी आ रही है। तो जब हमने पूछा औरतों से कि वो अपने माहवारी का रिकॉर्ड कैसे रखती हैं, उनको कैसे पता चलता है, तो उन्होंने हमें ये बताया कि वो अपने घर के दरवाजे के पीछे दीवार के ऊपर कोयले से चांद के साथ, मतलब पूनम के कितने दिन बाद या अमावस के कितने दिन पहले उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बनती है, ये पूरा उन्होंने हमको बताया। उससे हमने ये पूरा कैलेंडर और चित्र निकाला कि किस तरीके से कोई भी महिला अपने माहवारी का रिकॉर्ड रख सकती है, और इसके ज़रिए वो जान सकती है कि उसके फर्टाइल पीरियड कौन से हैं, और जो जबरन नसबंदी की जा रही है उस जबरन नसबंदी को रोककर हम अपने हाथ में ये नियंत्रण ले सकते हैं कि हम अपने फर्टाइल पीरियड्स को ध्यान रखें, और उस समय में अगर रिश्ता नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे नहीं होंगे। तो ये एक नेचुरल तरीका है, और इस तरीके को हम अपनी नॉलेज के ज़रिए रख सकते हैं। काफ़ी बातें हुई थी इस टाइम, 75 महिलाओं ने भी आप लोगों का साथ दिया था। हाँ, और उनके बारे में जैसा कि किताब में आपने बताया, पीछे लिखा हुआ है सब कुछ। तो आपने एक आर्टिकल में बात करी थी बिरदी बाई जी के बारे में, तो उस टाइम पे वो भी इन्वॉल्व थी 75 महिलाओं में। तो उनसे भी आपका एक इंटरव्यू हुआ था, तो उस टाइम पे वो 37 ईयर्स की थी। हाँ, अभी शायद वो 69 ईयर्स। हाँ, अभी वो 70 ईयर्स की हो गई है। हाँ, अराउंड 70 ईयर्स, 69। तो जो बर्दी बाई है वो एक भील समुदाय की महिला है, और जो बर्दी बाई है वो बंधुआ मजदूर थी। आपको विश्वास नहीं होगा कि वो एक अकेली औरत, 2 बेटियां थी, एक बहन उनकी गुजर गई और बाद में उनके पेरेंट्स गुजर गए। वो महिला अपने गांव के ठाकुरों के यहाँ पर बंधुआ मजदूर की तरह काम करती थी। वो महिला, राजस्थान में बंधुआ का प्रचलन, हाँ, अभी भी है। इनके तो सारे बच्चे बंधुआ थे, अलग अलग जगह पे हाली का काम कर रहे थे। और वो उस समय में तो क्या मिलता था, 3,000 रुपये या 2,000 रुपये सालाना, 2-3 हज़ार रुपये सालाना में पूरे साल वो अपने श्रम देते थे।
मतलब वो फिक्स है कि 3,000 रुपये। हाँ बिल्कुल, वो बर्दीबाई से आप खुद उनके लाइफ के बारे में समझ सकते हैं आगे बात करके। तो ऐसे समय में वो जब ये महिला विकास कार्यक्रम आया, उनको साथिन के लिए चयन किया गया, तब वो इस तरह की महिला थी जो अपने राजस्थानी में बोलते हैं ना, उनके मुंह से मक्खी नहीं उड़ती थी। मक्खियाँ बैठी है तो बैठी हैं, वो इतनी बिजी रहती थी काम में कि वो अपनी मक्खियाँ उड़ाने का भी टाइम नहीं था उसको। ये हमने खुद देखा उनकी स्थिति, और इतनी उनकी स्थिति खराब, गरीबी इतनी में बैठी थी, वो भूखमरी और गरीबी में। वो महिला जब साथिन चुनकर आई, वो महिला की अगर हम जर्नी देखें तो वो साथिन बनी। बाद में आप देखिए कि जब ये 82-83 में अमेंडमेंट आया, उसने सरपंच का चुनाव लड़ा 95 के चुनाव में, और वो सरपंच बनी बर्दीबाई। इतनी स्ट्रांग महिला ये। और उस समय में इनके माँ बाप ने, इसकी नानी ने इसको कहा कि तुम, जब गांधी जी ने पूरा लड़कियों के लिए शिक्षा का अभियान चलाया था, उस समय में इसकी नानी ने इसको कहा पढ़ने जाओ। तो जो हमारे यहाँ राजस्थान में चाची जी की स्कूल है, जिसका अपना एक स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ाव है, वहाँ पर उन्होंने 8वीं पास किया है बर्दीबाई। बहुत अच्छी कहानी, बहुत लंबी कहानी, बिल्कुल बहुत प्रेरणादायक। मेरी प्रेरणा ये औरतें हैं, और ऐसी 1-2 औरतें नहीं। लेकिन आप लोगों की वजह से उन्हें वो हिम्मत मिल पाई, नहीं तो शायद नहीं कह सकते कि मतलब ये जो आप लोगों का जो चला, ये उस टाइम पे जो ये काम स्टार्ट हुआ है, जो 10 साथियाँ चुनी जाती थी, उन्हीं में इनका नाम आया। अगर वो उस टाइम पे अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता तो शायद तो नहीं हो पाता। आज एक सिंपल सी महिला होती है, गृहिणी महिला होती है, बिल्कुल तो वो भी सपोर्ट। तो ये सारी चीजें, तो ये एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी है, लोगों का सपोर्ट है। यूं नहीं कि कोई एक अकेला मतलब कहा जा सकता है, तो ये उसी से स्टार्ट हुआ और उसी पे बिल्ड हुआ। तो हमारा इसमें एक गाना है, कमला भसीन जी ने बनाया है, उसके 2 लाइन में आपको सुना दूं। तुम्हारा साथ मिलने से एहसासे कुव्वत आया है, नई दुनिया बनाने का जुनून फिर हम पे छाया है। तो जो हम बात कर रहे हैं ना साथ मिलने का, वो इसी बात से जुड़ता हुआ है। अभी काफ़ी, जैसे अगर महिलाओं के मुद्दे के बारे में अगर हम बात करें, तो काफ़ी क्या होता है कि हम लोगों को, लड़कियों को ये नहीं सिखा पाते कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, किस तरीके से उन्हें मतलब एब्जॉर्व करना चाहिए आसपास से कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब कैसे वो इन चीज़ों के बारे में बात करें खुल के, कैसे इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। ये जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रश्न में ही एक खामी है कि हमें ये प्रश्न से ऐसे लगता है कि लड़कियां बोलती नहीं है उसके बारे में। पर इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग, क्योंकि महिला जन अधिकार समिति में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पर भी काफ़ी काम करते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमको जो अडल्ट हैं बच्चों के आसपास, उनको समझना पड़ेगा कि अगर अब्यूज़ हो रहा है और कोई भी ऐसा व्यवहार हम देख रहे हैं बच्चे में, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनका वो व्यवहार में परिवर्तन क्यों आया है। तो ये कहानी थोड़ी गुड टच बैड टच से भी आगे है कि गुड टच बैड टच तक सिर्फ बात नहीं रुकती, अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। और अब्यूज़ के अलावा रेप जब हो जाता है तब ये मुद्दे खुल के आते हैं सामने। पर कई बार जो अब्यूज़ लगातार चलता है, यौनिक शोषण लगातार चलता है, तब तक हमारा इस पर कोई बात ही नहीं बाहर निकल के आती है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा एनवायरनमेंट हम परिवार में क्रिएट कर सकते हैं, हम समाज में क्रिएट कर सकते हैं कि इन बातों के बारे में खुलकर बात हो। मुझे लगता है अडल्ट्स ने इस पर एक चुप्पी बनाई हुई है। जैसे लाल किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, लोग कहते हैं गुप्त है। जैसे आपने सुना होगा गुप्त रोग होते हैं, लोग हमारे शरीर को गुप्त अंग कहते हैं। अब बायोलॉजिकली गुप्त अंग क्या चीज़ है? बायोलॉजिकली जैसे हमारी पूरी बॉडी के पार्ट हैं। तो अगर हम, और इसी तरीके से हमने कुछ बातों को भी छुपी हुई बातें बनाया हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम है अपने आप में, इस सोच में। और जब तक ये रहेगी तब तक लड़कियां बोल नहीं पाएंगी, लड़के बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ लड़कों के साथ भी है। और लड़के भी इस बात को कह नहीं पाते हैं पूरी उम्र, और उनकी पूरी पर्सनैलिटी पे प्रभाव पड़ जाता है, लड़के हों या लड़की। तो एक तो मेरा ये कहना है कि वो वातावरण हमें बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें हिंसा, ज़ीरो वायलेंस करना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि अपनी लाइफ में हम क्या ज़ीरो वायलेंस हो सकते हैं, जबकि हमारे पास इतने तरीके हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, हम थोड़ा लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हमें वायलेंस करने की क्या ज़रूरत है? अगर मेरी तरह का काम आपने नहीं किया तो क्या मैं आप पे वायलेंस करूं?
थप्पड़ मार दूँ आपको? अगर मैंने स्कूल का होमवर्क नहीं किया तो क्या टीचर मुझे स्केल से मार सकते हैं? क्या मुझे इतना पनिश कर सकते हैं कि बेइज्जती लगे मुझे सबके सामने? मेंटली मतलब आप टॉर्चर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है ना डिग्निटी, एक बार को फिजिकली टॉर्चर एक बार को सहन हो जाता है, एक समय के बाद वो घाव भर जाते हैं, पर जो मेंटली और जो इमोशनली जो इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर, लड़कियों पर, लड़कों पर, वो नहीं जाता काफी लंबे समय। नहीं वो जाता नहीं है, नहीं उससे हमारा पर्सनैलिटी एक टाइप का हो जाता है, हम टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बन जाते हैं। तो वो अगर हमें लगेगा चला भी गया, लेकिन अगर हम चिड़चिड़े हैं या हम किसी को नमस्ते बोल रहे हैं जवाब नहीं दे रहे हैं, हम सोशल स्किल में वीक हो गए हैं, तो ये हो सकता है मेरी लाइफ में कुछ ऐसा घट गया है कि मैं लोगों को एंटरटेन करना नहीं चाहती हूँ अभी, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये लाइफ लॉन्ग हमारे पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ है। और उसका रीज़न ये है कि जब तक हम समाज में समानता नहीं लाएंगे और हम सबके लिए डिग्निटी फॉर ऑल नहीं समझेंगे कि सम्मान सबके लिए ज़रूरी है, कि हमने सारे अजमेर ज़िले के तहसील में महिलाओं की तरफ से जो ज़मीन के केस दायर किए गए हैं, वो ज़मीन के केस हमने निकाले और हमने देखा केस कितने सालों से चल रहे हैं, केस का मजमून क्या है और वो केस लटका हुआ क्यों है। ज़मीन के हक़ के लिए, प्रॉपर्टी में हक़ के लिए। और उसमें हमने ये पाया कि कई महिलाएं ऐसी थी, ये हमने 118 केस निकाले थे और हमने देखा कि उसमें कई ऐसी महिलाएं थी जो मर गई थी, अब उनकी बेटियां केस लड़ रही थी। तो 1990 में पहली बार हमने ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ एक बातचीत की, इन महिलाओं ने जाके सबने, और ये बात उठाई कि ये जो केसेस इतने पुराने महिलाओं के पेंडिंग केसेस हैं, क्या महिलाओं के पेंडिंग केसेस को पहले नहीं लिया जा सकता? और ये सिंगल महिलाएं हैं जो लड़ रही हैं इन केसेस को, तो उनको राहत देने के लिए। और उस समय में एक श्वेत पत्र निकाला था रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, उसमें कम से कम ये बात आई थी कि महिला को जो हकदारी मिलती है ज़मीन में, आपको पता ही होगा 90 के दशक में पहली बार महिलाओं को हकदारी आई। आज की तारीख में पटवारी पनिशमेंट होते हैं अगर आपने, जब पिता गुजर गए और संपत्ति में आपकी जमाबंदी पे नाम लिखा जा रहा है तो महिला का भी नाम लिखा जाए। ये मुद्दा हमने उस समय में उठा लिया था। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला। और इस महिला दिवस पे शायद इससे अच्छा एपिसोड तो नहीं मिलेगा हमें अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। और ये किसी एक महिला के बारे में नहीं है, ये बात हो रही है 75 महिलाओं या फिर ऐसी महिलाएं जिन्हें मतलब ज़रूरत पड़ी उस टाइम पे सशक्त होने के लिए। और आपने और आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताया। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। मैं भी बहुत धन्यवाद कहूँगी, मैं भी बहुत धन्यवाद कहूँगी SS आइकॉन्स के आप दोनों युवा साथियों को, SS आप दोनों युवा साथी जिस तरह से काम कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट है, वो देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि युवा आगे आएंगे तो हम कुछ बदलाव की लहर देख सकते हैं। तो जैसा कि मैम हमारे दोस्त लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो उनके बारे में उनको कुछ बताना चाहेंगे, मतलब अभी प्रेजेंट में कुछ चल रहा हो या ऐसा कुछ जिसके बारे में उन्हें बताना चाहिए आपको, जो लगता है कि ज़रूरी है? आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम समाज में ये परिवर्तन लाएं, समानता का जो मूल्य है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उनको हम प्राप्त करें, समानता न्याय के लिए हम संघर्ष करें और उसको रियलाइज़ करें, वास्तविकता में उतारें। और जिस तरह से ये दोनों युवा साथी हैं, ये इस मुहिम को चलाए हुए हैं और ये जिस माध्यम को इन्होंने अपनाया है, डिजिटल माध्यम को, इनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस मुहिम के साथ जुड़िए और आप अपनी भी मुहिम चलाइए।